जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ज़्यादा समय आपका नहीं बचा है। अब आप सभी लोग का एग्जाम डेट आना शुरू हो गया है। तो आप सभी लोगों से बोलेंगे कि आप सभी लोग रिवीजन जितना कर रहे हो उतना बेहतर तरीके से कीजिए। जो जो चीज़ें आपका छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए। यानी जो टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है, उसको ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, मैं डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, प्लस आपका करंट अफेयर जीके जीएस का, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन का। तो देखा जाए तो आपका डेली सेट चलाया जा रहा है। तो आप रिवीजन अपने खुद से कीजिए, यानी खुद से घर पे भी रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है क्या। तो आंसर आपका ए हो जाएगा कैमरा। देखिए, मानव नेत्र कैमरा की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र की स्पष्ट जो दृष्टि होती है वो न्यूनतम देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर दूरी होती है, यानी 25 सेंटीमीटर तक वो आराम से साफ सुथ देख लेता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेयॉन। देखिए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर कुछ गर्म हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में वस्तु को कम ताप पर रखा जाता है, जिससे वस्तु खराब होने से बच जाती है। अगला प्रश्न है कि कुहारा यानी स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्नौली सिद्धांत पर यह काम करता है। थोड़ा सा बार्नौली सिद्धांत समझिएगा कि बार्नौली का प्रत्यय जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन का कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अगला प्रश्न है कि दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। यानी जो आप देखे होंगे ये पटरी है, तो इसमें देखा जाता है थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ये वाला। तो ये गैप किस लिए छोड़ा जाता है। देखिए, इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, रेखीय प्रसार के लिए। थोड़ा सा समझिएगा कि पटरियाँ टेढ़ी न हो जाए, इसलिए गैप छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य की देखा जाए तो औसत दूरी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है क्या, तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, ऐसा क्यों। अभी मैंने आपको बताया कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और जो फफूंदी होते निष्क्रिय हो जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केशिका क्रिया घटना हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। देखिए, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इससे बनी छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम से। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ के अनेक अवयव हैं, इससे अनेक उप उत्पादक बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं, कौन कौन से। आंसर हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल। थोड़ा सा समझिएगा कि जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% जस्ता और 20% देखा जाए तो निकेल होता है। अगला प्रश्न है कि मरकरी यानी पारा है क्या। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, द्रव्य धातु है। देखिए, ताप मापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा सीने बार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए यानी नीचे दिए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान कौन सा है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस के पास है। ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कहता है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुलक अधिशोषण हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। जब प्रदूषण का प्रमुख कारण मानव जनित अवशिष्ट पदार्थों को जल में प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है।
थोड़ा सा समझिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। देखिए आयतन की दृष्टि से वायुमंडल के देखा जाए तो 78% भाग आपका आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य जो भारानुसार है वो आपका 0.01% हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी संक्रमण के द्वारा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए संक्रमण के द्वारा पैदावार में वृद्धि किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी देखा जाए तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। फार्मर एवं मुरे ने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया था, ठीक है, मियोसिस नाम दिया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कहता है सेक यानी लाइकेन क्या है? तो इसका आंसर देखा जाए तो सहजीवी हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों को अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित रखता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्व पारिस्थितिकी हो जाएगा, यानी 17 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में, तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, बी आंसर 18 का हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 100 से 120 दिन माना जाता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का रंग देखा जाए तो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। WBC की बात करें आयु तो 2 से करीबन देखा जाए तो 4 दिन का होता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चालनी पट्टिका एक भाग है किसका? तो चालनी पट्टिका देखा जाए तो पोषवाह का यानी फ्लोएम का भाग है, आंसर आपका डी हो जाएगा। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। बात करेंगे वही जाइलम के बारे में, तो यह भी संवहन ऊतक है। जाइलम का जल एवं खनिज लवणों का संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना मुख्य कार्य है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम देखिए पत्तों से पहुँचाया जाता है, जाइलम जल से यानी नीचे से, ठीक है, कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र देखा जाए तो आपका गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान आपका रुड़की में पड़ता है, रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलोर में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एन किस देश की मुद्रा है, यानी येन देखा जाए तो किस देश की मुद्रा है? चलिए बताइए। तो सभी को पता होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा जापान। अगर हम वही बात करें रूबल, तो रूबल आपका कहाँ का है? तो रूबल आपका रूस की मुद्रा है, ठीक है। विश्व में सबसे प्रभावशाली मुद्रा आपका डॉलर है जो अमेरिकन है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आप सभी लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपका घंटा, मर्दाला, कुंभी, सिंधी, मधुरी, ये सब आपका इससे संबंधित है। अगर हम बात करें मुखौटा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो ये पुस्तक देखा जाए तो सलमान रुश्दी ने लिखा है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी शिक्षक दिवस पूछा गया है। तो आंसर आपका 5 सितंबर हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल, तो इंटरपोल का मुख्यालय देखा जाए तो लियोन्स में पड़ता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें नाटो का मुख्यालय तो ब्रुसेल्स हो जाएगा।
और वही बात करें हम यूरोपियन कमीशन ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेज़ी से बढ़ता है, यानी देखा जाए तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही नहीं है और बाकी आपका सब सही है। आगे देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एस.वी. सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव्य अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिगत हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 यानी 32 कहता है समूह के पौधे को सामान्य शैवाल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा देखा जाए तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पानी आदि में विभक्त नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है कि नामिब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये मरुस्थल देखा जाए तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा। देखिए नामिब मरुस्थल का क्षेत्रफल देखिए याद रखिएगा 3,10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। देखिए गेहूं रबी फसल की मुख्य फसल है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। बात करेंगे रबी फसल तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगला है 35 डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। किसको अनबुझा चूना कहा जाता है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, यानी देखा जाए 36 का तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए चौथ किसी एक क्षेत्र का बर्बाद न करने के बदले ही जाने वाली रकम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली राज्य के महानतम गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता भी दिलवाई। आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। ये प्रयास कब लाया गया था तो देखा जाए तो 1856 में लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट। देखिए भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 कहता है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 में। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, परंतु 1794 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए सभी को पता ही होगा 25 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेहर प्रथा का प्रचलन है किसमें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर 42 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुसलमानों में। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला है कि दादा साहब फाल्के
चलिए बताइए 43 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा, देविका रानी। अब थोड़ा समझिएगा कि दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1969 में ये देना शुरू कर दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म में योगदान हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है, यानी रतौंधी। तो सभी को याद होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो मैक्लून ने किया था। विटामिन बी का ये भी आपका ए भी देखा जाए, और सी का रेंटजन, डी का हॉपकिंस। अगला प्रश्न है कि इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी। इजराइल राज्य की स्थापना देखा जाए तो 15 मई 1948 में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा विवाद है, ठीक है। आगे देखते हैं, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, तो लूनी नदी देखा जाए तो राजस्थान में बहती है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्याह्न के समय, यानी देखा जाए तो 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है, तो इसका आंसर देखा जाए तो जैनक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। जैनक ने अल्लाह उदल खंड भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका 49 का क्या हो जाएगा, बताइए। 49 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वाशिंगटन में, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पुतनिक 1 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रथम कदम रूस ने उठाया था। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे। एक और नया चैनल बनाया गया है YT स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।